दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिनव जेड क्लासेज में। पिछले कुछ दिनों से मैं कॉमन सा सवाल जो कि बच्चों का देख रहा हूँ, मुझे फ़ोन कॉल्स मिलते हैं या मैसेज मिलते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगी। ये सवाल जायज़ सा भी है, अच्छा भी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन नहीं हुआ था पिछले कई वर्षों से मैं एक ही सवाल सुनता आ रहा था स्टूडेंट से कि सर एग्ज़ाम इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। यानी कि मार्च में जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो ख़त्म होती है और फिर तुरंत ही मई में जो हमारी जेट की एग्ज़ाम है वो हो जाती है, यानी कि टाइम बहुत कम मिल पाता है। अच्छा लगता था सवाल, क्योंकि टाइम वास्तव में कम मिलता था। पर जब अब उनके इच्छा के अनुसार काम हो गया है, जब उनको टाइम मिल रहा है, फिर भी उनका ये सवाल क्यों आ रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये तो नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हारे मन पे छाया हुआ मोहजाल है। आपका मन आपके वश में नहीं है। मतलब जब टाइम नहीं था तब भी आपकी शिकायत थी, और जब अब टाइम खूब सारा मिल गया है तो भी आपकी शिकायत थी। इस तरफ क्यों ध्यान है आपका? जो मेन चीज़ है आपकी तैयारी, प्रिपरेशन, उस तरफ आपका झुकाव क्यों नहीं है? आप उस पर ध्यान दीजिए। जब एग्ज़ाम होगा तब हो जाएगा। तो इस संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, गीता में एक जगह कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मण्य। अर्थात तुम सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो, फल देने का काम मेरा है। तो वो परमात्मा में बैठा है, फल का काम उसका है। ये सब ठेके अपने थोड़ी ले रखे, अपना काम है सिर्फ कर्म करना, उस पर ध्यान दो। जब भी एग्जाम होगी तब हो जाएगी। तो इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दें, क्योंकि ये समस्या मैं मान ही नहीं सकता। ये इसलिए नहीं मान सकता कि पहले आपका ये सवाल होता था एग्जाम जल्दी क्यों होती है, अब ये समस्या आ रही है कि एग्जाम हो क्यों नहीं रही। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मन का खेल है ये, इस पर आप ध्यान नहीं दें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले एक सवाल है मेरा, इसको ध्यान से देखें आप और इसका जवाब देने का प्रयास करें। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? इस पे आपको बिल्कुल भी हंसी नहीं आनी चाहिए कि ये कैसा सवाल हुआ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, ये तो किसी को भी आता है, कोई भी बता देगा। ठीक है, बताओ। पहले भविष्यवाणी कर दूं मैं, आप में से 80% लोग इसका उत्तर गलत देंगे। जब भी मैं ये बात बोलूं कि इसका आंसर दो, तो आप कृपया ये काम करें कि अपने वीडियो को पॉज कर लिया करें और फिर उसको आंसर देने का प्रयास करें। मैं साथ में तुरंत आंसर बताऊंगा, लेकिन जब भी मैं ये बोलूं किसी भी वीडियो में कि आप इसका आंसर दो, तो आप वहीं वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देने का प्रयास करें। इसमें अधिकांश लोगों का जो आंसर होगा वो आंसर होगा कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। मैं कह रहा हूँ ये गलत है। होता क्या है कि हम चीज़ों को रटते हैं, समझते नहीं है, ये हमारी आदत पड़ी हुई है। लेकिन अब ये कंपटीशन एग्जाम शुरू हो गया है, बोर्ड एग्जाम नहीं है कि वहां रट के काम चल गया। यहां आपको समझने की आवश्यकता है। अधिकांश लोग यही आंसर देंगे कि लैटिन भाषा का शब्द बस रटा दिया जाता है कि जिसके लास्ट में कल्चर शब्द है वो लैटिन के हैं, जिनके लोमी शब्द है, लोजी शब्द है वो ग्रीक के हैं, हो गया काम। ठीक है, वहां तक ट्रिक तक तो मामला, पर हम चीजों को रटते हैं। ये लैटिन भाषा का नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ो, किसका है किसका नहीं है। मेरे एक बात का जवाब दो, एग्रीकल्चर को इंग्लिश में क्या कहेंगे ये बता दो फिर, यदि ये लैटिन का है तो। कृषि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फंस गए ना। ये क्वेश्चन जेट में आ चुका है, नॉर्मल आपको लग रहा है, सेम ऐसे क्वेश्चन आ चुका है और उसका आंसर क्या था? इंग्लिश। एग्रीकल्चर शब्द अंग्रेजी भाषा का है। अब मैं सवाल को चेंज करता हूं कि एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? अब आपका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा। नहीं तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा नन ऑफ दीज, कोई नहीं। अब आप समझ गए होंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक एग्रीकल्चर पढ़े हुए स्टूडेंट को 11th 12th पढ़ते हुए 2 साल हो गई, क्या इसका आंसर नहीं आना चाहिए था? पर इसका आंसर भी आपने गलत कर दिया। ये एग्रीकल्चर शब्द अंग्रेजी भाषा का है। हाँ, ये पूछा जाए कि ये एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तब क्या आएगा? लैटिन भाषा। जरा थोड़ा सा ध्यान देना आप।
आज से लगभग 35,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति हुई। तो उस समय तक क्या था कि जो मानव जाति थी वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी, जो वर्तमान में डेवलपमेंट है उससे कोसों दूर थी। तो उस वक्त खाने के लिए क्या करता था इंसान? उस वक्त करता था शिकार। सबसे पहले क्या करता था? शिकार। उसी पे डिपेंड होता था, पशु को मारता था, अपना भोजन करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा। जब शिकार कर रहे हैं तो उसी वक्त इनको अपनी सुरक्षा की भी आवश्यकता पड़ती थी, जहाँ ये रहते थे सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? पशुपालन शुरू कर दिया। इसके जस्ट नीचे आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा पशु सबसे पहले पाला गया था। पशुपालन शुरू किया गया। उसके बाद जस्ट आगे फिर डेवलपमेंट और हुआ, विकास होता गया। इसके बाद शुरू हुई थी कृषि। ये इसका कर्म है। तो हुआ क्या कि ये क्या करते थे, जो मिट्टी है, मृदा है, उस मृदा की क्या करते थे? गुड़ाई करते थे। गुड़ाई मतलब खुदाई, गुड़ाई करते थे। तो मिट्टी की क्या की? गुड़ाई करी। उस टाइम तक इतना ही विकसित था। तो इस मृदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोइल। गुड़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कल्टीवेशन। बस अब आ जाओ यहीं। ये इंग्लिश की बात हो गई, लेकिन जब लैटिन भाषा की बात करेंगे तो लैटिन भाषा में इस सोइल को क्या बोलते हैं? एगर, या कई जगह आपको एग्रिक भी लिखा दिखाई देगा। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ठीक है। दूसरा क्या है? कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या होता है? कल्चर। ये जो एग्रीकल्चर शब्द है ये यहां से आया है। शुरुआत में क्या था कि इतने विकसित नहीं था। मृदा की क्या की? गुड़ाई करी। मृदा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोइल। गुड़ाई को क्या कहते हैं? कल्टीवेशन। इसी सोइल को लैटिन भाषा में एगर कहते हैं और कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? कल्चर। तो इसलिए ये जो एग्रीकल्चर है ये कौन सी भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। अब यहां देखना आप लोग कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर भी दो तरीके से करी जाती है। एग्रीकल्चर दो तरीके से करी जाती है। आप जानते हैं कि जब शुरुआत में एग्रीकल्चर शुरू हुई होगी, कृषि शुरू हुई होगी, तो उस वक्त क्या हुआ होगा कि उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं होता होगा। जो व्यक्ति के खाने लायक हो उतना ही उत्पादन होता था। और मान लो कि किसी एक आदमी ने अपने लिए कुछ उगा लिया है, वो एक चीज से तो काम चलने वाला नहीं है, तो वो क्या करते थे? दूसरा जो आदमी होता था उसके पास कोई दूसरी फसल उगाई हुई होती थी, तो वो आपस में अदला बदली करते थे। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, लेन देन, अदला बदली। तो उस वक्त क्या होता था कि एक किसान कुछ उगा रहा है, उसके पास वो एक चीज तो है पर दूसरी नहीं है, तो क्या करते थे? दूसरे से हेल्प लेते थे। तो उसको अपना सामान दे दिया, उससे अपना सामान, उसका सामान उससे ले लिया। तो ऐसे करते करते शुरुआत में जो कृषि होती थी वो सिर्फ किस लिए होती थी? जीवन निर्वाह के लिए। उसको क्या बोल सकते हैं? जीवन निर्वाह, यानी सिर्फ जीवन यापन होता था। लेकिन जब कंडीशन बदलती गई, बहुत विकास होता गया मानव सभ्यता में, तो ये जो उत्पादन हो रहा है जो सिर्फ खाने के काम चल रहा है, ज्यादा होने लग गया। यानी कि इंसान का पेट भर गया और पेट भरने से ज्यादा उत्पादन होने लग गया। तो उस अधिक जो उत्पादन हुआ अलग से, यानी जीवन निर्वाह के अलावा जो उत्पादन होता है और जो बच गया, अब क्या करेगा किसान? उसका रख तो सकता नहीं, अब उसको बेचेगा। तो इसी बेचने के कारण जो शुरुआत हुई वो व्यापार की शुरुआत हुई थी। तो इसलिए जो कृषि में उत्पादन होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो जीवन निर्वाह सिर्फ अपने लिए, और साथ में एक होता है जो कि बेच के पैसे कमाए जा सके, व्यापार के लिए। तो इस तरीके से यदि देखें हम तो मानव इतिहास इस तरीके से आगे बढ़ा। पहले शिकार, उसके बाद पशुपालन आया,
फिर आया कृषि, एग्रीकल्चर आया। कृषि में इतना उत्पादन तो पहले होता था कि खुद का जीवन निर्वाह हो जाए, लेकिन कंडीशन ऐसी आई कि आगे जाके उत्पादन बढ़ गया, तो अब उस उत्पादन को पास रख नहीं सकते, उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, दूसरी जगह बेच देंगे, खाने योग्य उनके पास बच ही गया। तो एक नया शब्द आ गया व्यापार, तब जाके नया शब्द आया था। तो एग्रीकल्चर आज भी दो तरीके से करी जाती है, एक तो जीवन निर्वाह के लिए हो सकता है सिर्फ खुद ही का काम चले, और दूसरी होती है व्यापार के लिए। ये सामान्य सी बात है। अब यदि बात करें अपन थोड़े से हमारे कृषि के इतिहास पर, कौन से इतिहास पर, आजादी के बाद के इतिहास पर। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं इस बात को। तो जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त या उसके बाद कुछ हमारे देश की दुर्दशा थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं दुर्दशाएं कहूँगा, बहुत अच्छी तो नहीं थी। तो 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ। उस वक्त हमारा देश खाद्यान्न को लेके आत्मनिर्भर नहीं था। लेकिन उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात सुनो, उस वक्त हमारा देश कृषि के ऊपर लगभग 70 से 75% जनसंख्या डिपेंड करती थी आज़ादी के समय। अब आप सोच सकते हैं, ध्यान देना, यार रटने का कोई मामला नहीं है, हम समझने का प्रयास करना। पूरा देश जिसमें से 70 से 75% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और उसके बाद भी जो देश है वो देश क्या नहीं था, खाद्यान्न को लेके आत्मनिर्भर क्या नहीं था, नहीं था। अब सोचो आप, कितनी बड़ी दुर्दशा होगी देश की कि 70 से 75% जनसंख्या जो है वो किस पे डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। इसके बावजूद जो देश है वो खाद्यान्न को लेके आत्मनिर्भर नहीं था, विदेश से अनाज मंगाया जाता था। तो उस वक्त क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो कहा जाता है कि जो नेहरू जी अमेरिका गए थे मक्का लेने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं ले सकते। रीजन क्या हुआ, वहां का एक अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट। तो उस अर्थशास्त्री ने बताया कि जो अमेरिका में अन्न पैदा होता है उस टोटल अन्न में से, यानी कि जो 3 किसान हैं, मान लेते हैं अमेरिका में जो 3 किसान हैं, उन 3 किसानों में से एक किसान का जो उत्पादन होता है वो भारत खाता था, अकेला भारत में लेके आता था। कितना बड़ा संकट था देश के ऊपर, और उसका अमेरिका का जो उत्पादन था वो तीसरा हिस्सा तो भारत खा रहा था। तो किसी इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्री ने सुझाव दिया कि आप भारत को अन्न देना बंद कर दो, क्योंकि कल को समस्या ये आएगी कि आप आत्मनिर्भर है नहीं, बाई चांस मान लो कि कोई परिस्थिति आ जाए कि इनको अन्न देना बंद कर देना पड़ा, तो उस वक्त क्या होगा, ये मरेंगे और ये अपने सर आएंगे। तो कुछ भी हो कि ये खुद अपने आत्मनिर्भर बने, इसलिए इनको मना कर दिया जाए कि हम आगे से अन्न नहीं देंगे। तो इसलिए नेहरू जी को वापस लौटना पड़ा, और यहाँ आगे दुख का माहौल छा गया था। फिर कई सारी बातें भी हुई थी कि एक सप्ते में एक परिवार में से कम 1 सप्ते में व्रत रखा, ये तब से परंपरा चली थी। मतलब खाद्यान्न के लिए इतनी समस्याएं थी। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि 1960 के लगभग, 1950-60 के लगभग गेहूं की रोटी प्रतिदिन खाने को नहीं मिलती थी। यानी किसी के घर कोई मेहमान आ जाता था, तब जाके खुशी की लहर बच्चों में दौड़ जाती थी कि आज हमारे घर गेहूं की रोटी बनेगी। इतने लालायक थे। तो ऐसी कंडीशन थी, इस वजह से देश आजाद हो चुका था, अब जिम्मेदारी अपनी खुद की देश की थी। तो क्या किया गया सरकार की तरफ से कि देश की जो है खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके, देश आत्मनिर्भर हो सके, दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। तो उसके लिए उन्होंने शुरुआत की थी सन 1950 में योजना आयोग की। योजना आयोग की स्थापना करी और सन 1951 में 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत
पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से करी गई कि देश आत्मनिर्भर हो सके। ये 5 वर्ष के लिए प्लान होता था सरकार का। तो यहाँ से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। ये जो पंचवर्षीय योजना है इसका नाम वर्तमान में बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। सन 2015 में जो योजना आयोग है उसी का नाम क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि अपने एग्रीकल्चर में शुरुआती कंडीशन में जो शुरुआत हुई थी वहां से क्या क्या किया गया था एग्रीकल्चर। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी यदि हम बात करें, अष्ट पंचवर्षीय योजना, उस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कदम उठाए गए थे उस पर प्रकाश डालते हैं। इसमें क्या किया गया कि खास करके जो एग्रीकल्चर है, कृषि के ऊपर ही ध्यान दिया गया और इसकी सुधार के लिए क्या किया गया अष्ट पंचवर्षीय योजना में, एक तो कृषि पे ध्यान दिया गया, प्लस में इसी के साथ क्या गया सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजना पे ध्यान दिया गया। तो अब देखते हैं कि सिंचाई परियोजना में ऐसा क्या किया गया था और एग्रीकल्चर में, कृषि में ऐसा क्या किया गया था। तो सिंचाई परियोजनाओं में 3 परियोजनाएं शुरू करी गई थी। एक तो है दामोदर व्यास दामोदर घाटी परियोजना, दूसरी थी हीराकुंड परियोजना और तीसरी थी भाखड़ा नांगल परियोजना। यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें ओनली एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था और सिंचाई परियोजनाएं शुरू करी गई, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसके द्वारा क्या किया गया, खेत को पानी पहुंचाया गया। आप जानते हैं कि अपने देश में पानी की समस्या है, तो इसलिए क्या किया गया, सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि इनमें से भारत की प्रथम सिंचाई योजना कौन सी थी और राजस्थान की प्रथम कौन सी थी। वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से यदि देखें तो भारत की प्रथम सिंचाई योजना थी दामोदर घाटी और राजस्थान की थी भाखड़ा नांगल। अब यदि बात करें कि कृषि में क्या नए आयाम लाए गए थे, इस पे आप बहुत गहराई से ध्यान देना क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो। इसका इतिहास समझना जरूरी है कि हम कहां से निकल के आए। आज भी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सोचो कि इससे भी कितनी बुरी कंडीशन थी। यदि आप ध्यान देना इसके ऊपर, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। कृषि की यदि बात करें तो इन्होंने कृषि में क्या किया था, कृषि के अंदर इन्होंने 2 नियम लेके आए। एक तो लेके आए थे भूस्लिंग का नियम और जो दूसरा नियम था वो आया था चकबंदी का नियम। भूस्लिंग और चकबंदी का नियम, ये 2 नियम लेके होता क्या है इसमें, जरा डिटेल से इसको देखते हैं। तो जो भूस्लिंग है, भूस्लिंग में क्या किया गया था, अपन ऐसी इसकी बात करें तो पहले क्या होता था, उस वक्त तक जमींदारी प्रथा चलती थी। उस जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। पहले होता क्या था कि आज की तरह डेमोक्रेसी तो थी नहीं, प्रजातंत्र था नहीं, लोकतंत्र था नहीं। राजा होता था तो प्रजा होती थी। तो पहले की यदि बात करें तो इसकी भूस्लिंग, पहला जो काम किया गया था वो किया गया था भूस्लिंग। भूस्लिंग में क्या किया गया था कि इसमें जैसे एक राजा था, राजा के नीचे एक जमींदार होता था और उसके नीचे प्रजा होती थी। तो जो प्रजा होती थी और राजा होता था उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, उनके बीच में क्या था, जमींदार। तो जो प्रजा थी, प्रजा का मतलब यहाँ किसान कहेंगे, जो किसान होता था वो खेती का काम करता था। किसान खेती का काम करता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं उदाहरण लेता हूँ कि एक किसान है, उस किसान के पास 10 क्विंटल उत्पादन, 10 बोरी पैदा हो गई अनाज। तो कर के रूप में राजा किसान से लेता था। कैसे? राजा जमींदार को कहता था कि आप 10 में से 2 क्विंटल 2 बोरी लेके आते। 2 बोरी किसकी होती थी? राजा की। बाकी 8 किसकी होती थी?
प्रजा की यानी कि किसान की होती थी अपनी, जो उत्पादन कर रहा है। पर जो जमींदार होता था वो बीच में होता था, राजा और प्रजा का कनेक्शन होने नहीं देता था। तो वो क्या करता था, 2 नहीं बताता था, 3 बताता था, 1 प्लस 1 करके 3 क्विंटल बताता था। तो टोटल कितनी होगी, 3 क्विंटल। यानी अब जो किसान के पास बची कितनी बची, 7 क्विंटल। आप सोचो कि पहले जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार होते थे, सब एक साथ में रहते थे। पहली बात तो उत्पादन ही कम हो रहा है, और उसमें से भी 3 क्विंटल है वो कौन ले गया, राजा और जमींदार ले गया। तो कितनी बड़ी समस्या आई परिवार के ऊपर। फिर यहां तक भी अत्याचार खत्म नहीं हुआ था। क्या करते थे वो, बाई चांस मान लो कि इस परिवार में जीवन निर्वाह के लिए जैसे तैसे चल रहा था, बाई चांस किसी आदमी की लड़की की शादी आ गई, मान लो उदाहरण ले लेते राम की लड़की है नमटोरी, इसकी शादी है ब्याह। तो अब शादी में खर्चा लगना है, और शान शौकत दिखाने का शौक बहुत होता था कि समाज में इज्जत बने, इसलिए कर्ज ही ले लेते थे, इससे चुकते नहीं थे। आज भी ये तो ये क्या करते थे, कौन, किसान, ये जाते थे किसके पास, जमींदार के पास। जमींदार को बोलते थे कि बेटी का ब्याह है, कर्ज की जरूरत है, तो जमींदार को शौक बता देता था इसको, ठीक ले जा सकता है, तेरी बेटी मेरी बेटी ले जा, पर उसके बदले में मुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा कि बाई चांस मान लो कल को तू कर्ज नहीं चुका पाए तो फिर मैं तेरे से कैसे वसूल करूंगा। तो क्या करते थे ये जमींदार, उनसे कुछ रख लेते थे अपने पास, गिरवी रख लेते थे। क्या रखते थे, नाम है इस किसान के पास कितनी थी, 20 बीघा जमीन थी। उस 20 बीघा में से मान लो कि ये कहता है जमींदार को मुझे कितनी दे दे, 15 बीघा रख ले, और 5 बीघा जमीन मेरे पास गिरवी रख दे, इसके पास गिरवी रख दी, और जो भी था उधार लेके आ गया। अब देखो होता क्या है कि हमें पता है कि सीधा सा मान लो कि 1 साल बीत गया, जब उसका हिसाब करना था इसका जमींदार, तो फिर से जाता है किसान इसके पास। तो सीधी सी बात है कि इसको ये जो कर्ज लिया है इससे चुका पाएगा, कैसे संभव। आप सोचो कि जब 20 बीघा जमीन थी तब पेट भर पाने के लिए मुश्किल हो रहा था, अब तो 5 बीघा उसको दे दी जाओगी तो 15 बीघा बचे उनके पास, तो अब ये कैसे करेंगे, जीवन निर्वाह नहीं हो रहा, उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे। तो जमींदार से मांगता था तो ये की बात कहते थे कि हम तो नहीं चुका पा रहे, तो जमींदार से एक ही बात कहता कि आपकी जो जमीन है वो मेरे से करो, आपका कर्ज छूट जाए। अब किसान बेचारा डरा हुआ रहता था कि भाई जब जमीन ज्यादा थी तभी हम चुका नहीं पा रहे थे, अब आगे तो ज्यादा समस्या है, इसका कर्ज चुका नहीं पाएंगे बल्कि ये कर्ज और बढ़ता जाएगा, तो क्यों ना हो ये 5 बीघा इसको दे दिया। तो ये 5 बीघा जमीन भी ले लेता था और साथ में थोड़ा बहुत और कर्ज छोड़ देता था कि ये इस जमीन में इतना कर्ज तो हो गया लेकिन थोड़ा सा हिस्सा रह गया, तो उसके लिए क्या बोलते थे कि ठीक है ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया, तो नहीं चुका सकता, तो तेरा बेटा है कालू, उस कालू को तू मेरे पास छोड़ और 1 साल के लिए तू मेरे पास छोड़, 1 साल ये काम करेगा, उसके बाद मैं इसको फ्री कर दूंगा। इसको बोलते थे बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी। तो इस तरीके से किसानों पर बहुत भयंकर शोषण होता था, यानी उत्पादन ही कम है पहली बात, फिर इस तरीके से शोषण हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया, 5 वर्षीय योजना थी उसमें ये मुस्लिम का नियम लेके आए थे। उसमें क्या किया था, इस जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा का क्या किया था, समापन किया था। कैसे, जैसे इन्होंने रूल निकाला कि कोई भी किसान है उस किसान के पास 20 बीघा से ऊपर जमीन नहीं होनी चाहिए, ये रूल इन्होंने निकाला। तो अब होगा क्या, आप देखो किसानों के पास तो है ही नहीं, किसानों के पास तो इतनी जमीन है ही नहीं, किसके पास है जमीन, जमींदार के पास, इनके पास ज्यादा थी, तो वाकई इससे ज्यादा जिसके पास में जमीन है वो वापस लौटानी पड़ेगी, किसको जिसकी थी, तो किसानों को कोई नुकसान नहीं होता, इनके पास बेचारे पास थी नहीं, ये जमीन थी जमींदारों के पास, तो ये जमीन फिर किसको देनी पड़ी, जिसके पास भी ज्यादा थी वो जिसकी जमीन थी उनको वापस करनी पड़ी। जैसे आज के जमाने में इनकम टैक्स होता है, पहले 2.5 लाख के तहत 5 लाख पे हो गया है, जिनकी भी इनकम 5 लाख है उनको टैक्स देना पड़ता है। तो वैसे कुछ आया था, कर था ऐसा कुछ नहीं निकाल दिया इन्होंने कि 20 बीघा से ऊपर नहीं हो, ये फॉर एग्जाम्पल के ले रहे हैं, किससे ज्यादा नहीं हो, इससे ज्यादा होगी तो क्या करेंगे,
उसको जिसकी वो जमीन है उसको दे दिया जाएगा। तो नुकसान किसान को तो होगा नहीं, वो हुआ जमींदार। तो सभी की जमीन वापस मिलेगी 1 लाख। और जो दूसरा नियम था कौन सा, चकबंदी का, इसमें समझना, इसमें क्या होता था कि जो मान लो कि एक किसान है उसका खेत यहाँ है, एक तो मान लो कि ये जयपुर में उदाहरण के लिए है, तो दूसरा जो खेत है उसका भी मान लेते हैं शाहपुरा में। आप सोचो कि उस वक्त जब इतनी दूरी पर खेत है तो परिवहन के साधन थे, कैसे जाएंगे खेती करने, पैदल ही जाना पड़ेगा। तो कितना समय लगेगा, किसी निराई गुड़ाई चल रही है, लावनी आ गई तो, हार्वेस्टिंग आ गई तो समस्या थी ना बहुत। तो जमीन दूर दूर थी सब। तो किया क्या गया यहाँ पे, आपस में अदला बदली कर ली गई। मान लो कि एक किसान है जिसकी भी जमीन दोनों जगह है, दूसरा किसान है उसकी यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये क्या करेंगे, आपस में अदला बदली करने के ये दोनों जमीन अकेला यहाँ वाला किसान करेगा, दूसरा किसान यहाँ वाले करेगा, तो दूरी कम होगी। तो ये 2 नियम लाए गए थे, कौन सी, एक तो मुस्लिम का नियम और दूसरा कौन सा था, चकबंदी का नियम। तो चकबंदी में क्या किया गया था कि जो जमीनें थी दूर दूर थी वो पास ला दी गई थी, आपस में ट्रांसफर कर लिया गया। इस तरीके से यदि देखें तो जो हमारा फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है, इस तरीके से उसमें विकास हुआ। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत 1951 से 1956 तक रही। दूसरी आती है हमारी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, उसकी शुरुआत होती है 1956 से। फर्स्ट का कब था टाइम, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है जो कितनी थी, 1956 से 61। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि 56 तो यहाँ तक बीच में थी। हमारा फाइनेंशियल ईयर द्वितीय वर्ष जो शुरू होता है वो अप्रैल में शुरू होता है, तो मान लो मार्च तक एक रहेगा, फिर अप्रैल से दूसरा शुरू हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेकंड ईयर शुरू हुई, तो सेकंड में किस पे ध्यान दिया गया था, उद्योगों पे दिया गया था, या कृषि पे ध्यान नहीं दिया गया। फिर आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड की यदि बात करें तो कितनी होगी, 1961 से 1966 तक। ध्यान देने योग्य बात, तीसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लो चली गई थी। हालात थोड़े सुधरे थे प्रथम पंचवर्षीय योजना, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल दोबारा से हालात खराब हो गई थी। उसका कारण क्या था, उसके कारण ये थे कि 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था, और 1965 में फिर दोबारा से किसके साथ हो गया, पाकिस्तान के साथ। अब आप सोचो जब युद्ध होता है उसमें खर्चा तो लगता है, धन का व्यय होता है। 2 युद्ध बैक टू बैक आ गए। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ। उसी के साथ एक बड़ी समस्या और आ गई। 1965 में एक भयंकर अकाल पड़ा। 1965-66 के बाद एक भयंकर अकाल पड़ा। कितनी बड़ी दुर्गति हुई होगी किसान की, आप सोच सकते, पहले से ही समस्या हो रही है। तो इस तरीके से, इस वजह से जो थर्ड पंचवर्षीय योजना है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, चली नहीं थी। इसके बाद फिर आप जानते हैं हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा। बहुत सारी बातें हैं जिनको आप समझ पाओगे, उनकी शुरुआत हम करेंगे कि जो हरित क्रांति है उसमें हुआ तो गेहूं क्रांति के नाम से शुरुआत थी, लेकिन हरित क्रांति में कैसे बदला, आखिर क्या क्या उसमें हुआ था, ऐसा क्या कर दिया था वहां पे हरित क्रांति में कि किसानों ने खुशी की लहर तोड़ दी थी। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो का समापन करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाबा। अंतिम बात, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट और घंटे का बटन दबाना है, ये भूल जाने का। धन्यवाद।